MDH की हल्दी मिर्ची धनिया करे कमाल। ये रंग दे, ये खुशबू दे, ये तीखा, ये कम पड़े। क्या निराला MDH मसाला। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आपके साथ मैं हूं मृदुल शर्मा और आप देख रहे हैं राष्ट्र सर्वोपरि। और आज राष्ट्र सर्वोपरि आपको जरूर देखना चाहिए, क्योंकि अब मैं जो खबर आपको दिखाने वाला हूं वो बहुत ही जरूरी है। इसलिए कुछ देर के लिए आपको मेरे साथ रहना चाहिए, क्योंकि जब मैं आपको दिखाने वाला हूं जो खबर, वो आपकी और हमारी चिंता बढ़ाने वाली है। खबर ऐसी आई कि मुझे दिखानी ही पड़ेगी। मैं पहले तो खुद ही चौंक गया कि ये हो क्या रहा है। आपको पता है दर्शकों, भारत में 14 लाख से ज्यादा स्कूल हैं और उसमें पढ़ने वालों की संख्या है, ध्यान से सुनिए, 26 करोड़ 52 लाख 35 हजार 830 बच्चे। यही बच्चे हैं जिनकी आज मैं बात कर रहा हूं। इन्हीं बच्चों की सुरक्षा की बात कर रहा हूं राष्ट्र सर्वोपरि में, क्योंकि जिस स्कूल में आपका बच्चा जाता है वो ना जाने किसके निशाने पर है, ना जाने किसके निशाने पर आ गए। आप सोच रहे होंगे कि कौन सी चिंता है इस खबर में। आपको बताऊं, 100 से ज्यादा स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी दी गई है। एक दो नहीं, 100 से ज्यादा स्कूल। और पहले ही आपको बता दूं, यह धमकी किसी की शरारत नहीं है। जैसा पहले के मामलों में सामने आया है, ऐसा अभी तक बिल्कुल कुछ नहीं मिला है। यह धमकी किसने दी है, कहां से दी है, उसका अब तक कुछ पता नहीं है। यानी धमकी भेजने वाला शातिर है, शातिर। लेकिन एक सवाल मेरे जहन में आ रहा है कि आखिर स्कूलों को यह धमकी क्यों दी जा रही है। आपको लग रहा है क्या इसका कारण हो सकता है? आपको समझ आ रहा है? नहीं आ रहा तो मैं आपको बताता हूं। अगर आपके बच्चों के स्कूल में इस तरह की धमकी आ जाए तो क्या होगा? आप टेंशन में आ जाएंगे। सिर्फ आप ही नहीं, स्कूल, स्थानीय प्रशासन, बॉम्ब स्क्वाड, हमारी खुफिया एजेंसीज, सबके कान खड़े हो जाएंगे कि भाई क्या हो गया ये। वो सभी आपकी सुरक्षा में जो तैनात हैं, सभी लोग चिंता में पड़ जाएंगे और इस तरह की धमकियां उन्हें उलझा देंगी। कहीं स्कूलों के बहाने कोई और प्लान तो नहीं किया जा रहा है, इसकी संभावना भी है और इसके लिए जांच चल रही है। हमारी एजेंसीज जांच पड़ताल कर रही हैं। लेकिन आज मैं ये खबर आपको दिखा रहा हूं क्योंकि 100 से ज्यादा स्कूल अलग अलग शहरों में एक ही तरह की धमकी वहां पर भेजी गई है। एक ही तरह की धमकी। और जब मैं आपको वो धमकी भरा मेल आगे दिखाऊंगा तो आप चौंक जाएंगे। मैं लिख कर दे रहा हूं, क्योंकि मेल में ऐसा कुछ लिखा है जो आपको हिला देगा। इन सब के बीच एक सवाल आज उठ रहा है कि आखिर ये धमकियां क्यों दी जा रही हैं? क्या कोई बहुत बड़ी साजिश हो रही है? अगर ऐसा है तो इससे पर्दा उठना जरूरी है, क्योंकि सवाल आपके, हमारे बच्चों की जान का है, उनकी सुरक्षा का है, हमारे राष्ट्र की सुरक्षा का है। वो कहानी आपने बचपन में जरूर सुनी होगी, जिसमें भेड़िया आया के अफवाह एक युवक फैलाता है। सब गांव वाले इकट्ठा होते हैं, लेकिन हर बार वो सबको बेवकूफ बनाता है। कुछ ऐसा ही हड़कंप स्कूलों को धमकी भरे मेल से मचा हुआ है। शायद ही ऐसा कोई दिन बीत रहा हो जब स्कूल कॉलेज को बम से उड़ाने की धमकी भरे मेल रिसीव ना हो रहे हो। ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। स्कूल और कॉलेज को बम से उड़ाने का मेल मिलना, वो स्कूल जिसमें छोटे बच्चे पढ़ते हैं, एक स्कूल में हजारों बच्चे होते हैं। वो बच्चे अपने माता पिता की जिगर का टुकड़ा होते हैं, जिनमें किसी भी पेरेंट्स की जान अटकी होती है। सोचिए, आप ऑफिस में हो या घर पर कुछ काम कर रहे हो, अचानक आपको पता चले कि आपके बच्चे की जान खतरे में है। किसी भी वक्त एक बम फटेगा और आपका बच्चा हमेशा के लिए आपसे दूर हो जाएगा, तो आप कितना घबराएंगे। शायद सोचने समझने की शक्ति ही खत्म हो जाए। आप सारा काम धंधा छोड़कर अपने बच्चों की तरफ भागेंगे। कितना पैनिक हो सकता है इससे, कभी सोचा है आप? यही पैनिक क्रिएट किया जा रहा है, वो भी हर रोज। रोजाना कुछ माता पिता ऐसी खबर सुनकर अपने बच्चे के स्कूल की तरफ भागने लगते हैं। बीते 4 दिन में दिल्ली के स्कूलों को लगातार बम से उड़ाने की धमकियां मिल रही हैं।
केवल आज में दिल्ली के 45 से ज्यादा स्कूलों की ऐसी धमकियां मिली। जो मेल दिल्ली के स्कूलों को आरोपी धमकीबाज की तरफ से आया, उसमें साफ साफ लिखा है कि कोई भी जिंदा नहीं बचेगा। पूरे ईमेल को पढ़कर आप घबरा जाएंगे। बस यही लगेगा कि कैसे वहां मौजूद जिंदगियों को बचाया जाए, क्योंकि मेल में साफ साफ शब्दों में लिखा है, हेलो, मैं आपको यह बताने के लिए लिख रहा हूं कि मैंने स्कूल के क्लासरूम में कई विस्फोटक उपकरण रखे हैं। विस्फोटक काले प्लास्टिक के थैलों में रखे गए हैं। मैं तुम सबको इस दुनिया से मिटा दूंगा और कोई जिंदा नहीं बचेगा। रोहिणी सेक्टर 24 में इस वक्त मेरी मौजूदगी है। इस स्कूल को भी बम से उड़ाने की धमकी भरा मेल पहुंचा, जिसके बाद लोकल एडमिनिस्ट्रेशन को जानकारी मिल गई और तमाम, चाहे वो बॉम्ब स्क्वाड हो, दिल्ली पुलिस हो, फॉरेंसिक टीम, एम्बुलेंस, सभी यहां पर पहुंचे। हालांकि गनीमत ये रही कि किसी भी तरीके की सस्पिशियस चीज़ दिल्ली के किसी भी स्कूल से नहीं मिली है। लेकिन पिछले 4 दिनों की बात करें तो लगातार दिल्ली के अलग अलग स्कूलों में इसी तरीके से बम से उड़ाने की जो धमकी है वो मिल रही है। हालांकि इस पूरे मामले में दिल्ली पुलिस ने 12 साल के नाबालिग लड़के को भी हिरासत में लिया था, जिसने स्कूल में धमकी भरा मेल भेजा। धमकी भरा ईमेल मिला तो बम निरोधक दस्ता, डॉग स्क्वाड और दूसरी जांच टीमें फौरन मौके पर पहुंची। वहां पहुंचकर छात्रों और स्टाफ को तुरंत स्कूल के बाहर निकाला गया और पूरे परिसर की तलाशी ली गई, लेकिन किसी भी स्कूल में कोई संदिग्ध सामान नहीं मिला। ऐसे ही बेंगलुरु के उन 50 स्कूलों में हुआ जिन्हें बम से उड़ाने की धमकी भरा मेल मिला था। मुंबई के कांदिवली में एक स्कूल में भी बम से उड़ाने वाला मेल मिलते ही हड़कंप मच गया। जांच टीमें वहां पहुंची लेकिन कुछ नहीं मिला। पुलिस तो यह भी पता लगाने की कोशिश कर रही है कि इन धमकी भरे मेल्स के पीछे कौन है, इनका उद्देश्य क्या है। लेकिन राहत इस बात की बिल्कुल भी नहीं है कि स्कूलों में धमकी के बाद कुछ नहीं मिला। यहां सवाल ये कि बच्चों को ढाल बनाकर यह पैनिक क्यों क्रिएट किया जा रहा है। यह पहली बार नहीं है जब स्कूलों कॉलेजों को ईमेल के जरिए धमकी दी गई हो। जिन आईपी एड्रेस से ये मेल लिखे जा रहे हैं, भेजे जा रहे हैं, वो एनक्रिप्टेड नेटवर्क, यानी ऐसा तंत्र जिसमें कोई तीसरा सेंध नहीं लगा सकता। यही कारण है कि उनके स्रोत का पता लगाना बेहद मुश्किल हो गया है और यही प्रशासन की चिंता बढ़ाने वाला विषय है। इसलिए इससे निपटने के लिए प्रशासन की तरफ से अलग अलग लोकेशन पर मॉक ड्रिल की जा रही है। आईएसबीटी में जो मॉक ड्रिल की जा रही है उसको देखेंगे आप। तमाम जैसे ब्लास्ट की जानकारी दिल्ली पुलिस को मिली तो सोफिस्टिकेटेड वेपन्स के साथ दिल्ली पुलिस के कर्मी बुलेट प्रूफ जैकेट इन सभी लोगों ने पहनी हुई है और अब ये लोग उसी जगह पर जा रहे हैं जो आईएसबीटी बस टर्मिनल पर जहां पर ब्लास्ट हुआ है। पूरे परिसर को कॉर्डन ऑफ कर दिया गया है। तमाम जो एजेंसीज है उनके क्विक रिस्पॉन्स टाइम को यहाँ पर देखा जा रहा है। इस मॉक ड्रिल का मकसद सिर्फ इतना है कि अगर इस तरीके की सिचुएशन होती है तो तमाम एजेंसी ये कितने समय में उस स्पॉट पर पहुंचेगी, रिस्पॉन्स टाइम उनका कितना होगा, ये सभी चीजें जो है वो साफ तौर पर आपी जा रही है। एक तरफ धमकी भरा मेल बच्चों, टीचर्स और पेरेंट्स में डर का माहौल बना रहा है, तो दूसरी तरफ ये एक बहुत बड़ी साजिश है। सबका ध्यान स्कूलों की तरफ केंद्रित करके किसी दूसरी जगह पर हमले को अंजाम भी दिया जा सकता है। इसके लिए भी जांच की जा रही है। इसलिए हमें हर वक्त सावधान रहना चाहिए, हर कदम पर अलर्ट रहना चाहिए, क्योंकि देश के दुश्मन कम नहीं है। और मुझे आपके बच्चों की चिंता है, इसलिए खबर मैंने आपको दिखाई। लेकिन अभी आपको कहीं जाना नहीं है, क्योंकि बच्चों की सुरक्षा को लेकर मेरे पास एक और खबर है। दिखाना आपने, इसको देखे बिना आपको कहीं नहीं जाना है। मैं फिर कह रहा हूं, क्योंकि जो मैं आपको दिखाने वाला हूं वो आपको गुस्से से भर देगा, आक्रोश से भर जाएंगे आप सोचने लगेंगे कि यार ऐसा भी हो सकता है। क्योंकि जहां स्कूलों में एक तरफ बम की खबर ने टेंशन बढ़ा दी है, तो आज प्ले स्कूल, जहां छोटे छोटे बच्चे खेल खेल में कुछ सीखने जाते हैं, वहां एक ऐसी खबर सामने आई जो हैरान करती है, सोचने पर मजबूर करती है कि उनके साथ ऐसा बर्ताव वहां पर किया जा रहा है। और उसको देखकर मुझे भी गुस्सा आया, मैं भी गुस्से से भर गया। फूल जैसे बच्चे हमारे, उनके साथ ऐसा बर्ताव बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे हम। इसलिए आज राष्ट्र सर्वोपरि में खबर आपको दिखा रहा हूं, आपसे जुड़ी हुई खबर है और बड़े शहरों में इसका बहुत चलन है। प्ले स्कूल खुले हुए हैं जगह जगह। एक छोटा सा कमरा है, वहां स्कूल खुल गया है, नाम दे दिया है प्ले स्कूल। बच्चों के साथ ना जाने वहां पर क्या क्या करते हैं ये लोग।
आप थोड़ा सा इस ओर ध्यान दीजिए, मैं कह रहा हूं आपसे। आपके आसपास रिश्तेदार होंगे या आप स्वयं खुद क्यों ना हो, अगर आपका छोटा बच्चा है, प्ले स्कूल उसे भेजना है, तो जरा देखिए आप, मैं क्या दिखा रहा हूं आप। राष्ट्र सर्वोपरि में इसके लिए बात करना, बोलना जरूरी हो गया आज। बच्चों को वहां पर मार रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे, आप सोचिए 2, 3, 4, 5, 6 साल के बच्चे मार रहे हैं उन्हें ये लोग, और ये हम लोग सह नहीं सकते हैं। लेकिन खबर दिखानी बहुत जरूरी है, क्योंकि जो प्ले स्कूल का धंधा चल रहा है उसकी सच्चाई बाहर आनी चाहिए। और जो मैं आपको दिखाऊंगा, मैं फिर कह रहा हूं, ये तस्वीर आपको गुस्से से लाल कर देगी। देखिए जरा क्या हो रहा है हमारे बच्चों के साथ। किसने मारा है? क्यों मारा था? किसने मारा है? क्यों मारा था? सोचिए, जो बच्ची ठीक से सवालों के जवाब नहीं दे पा रही, उस मासूम सी बच्ची के साथ स्कूल की मैडम हैवान बन गई। अपने बच्चे को माता पिता खुद से दूर दिन के 4 से 5 घंटे सिर्फ एक विश्वास पर ही स्कूल छोड़ते हैं, इस विश्वास पर कि उनसे ज्यादा अच्छे तरीके से स्कूल प्रशासन उनके मासूम बच्चों का ख्याल रखेगा, केयर टेकिंग करेगा। इसलिए जब पेरेंट्स स्कूल में अपने बच्चों का एडमिशन कराते हैं तो कई स्कूलों में किसी एक को फाइनल करते हैं। उत्तर प्रदेश के कानपुर में जहां एक शिक्षिका ने हैवानियत की सारी हदें पार कर दी, वो तो एक प्ले ग्रुप स्कूल है, जहां बच्चे को भेजने का मकसद ही बच्चे की नींव को मजबूत करना होता है। बच्चा आना जाना सीखे, उठना बैठना सीखे, इसलिए बच्चों को प्ले स्कूल में भेजा जाता है। और एक बच्चे को ये सब सिखाने की जिम्मेदारी स्कूल में पढ़ाने वाली मैडम की होती है। लेकिन कानपुर के इस स्कूल में देखिए, इस बच्ची को कैसे मैडम मार रही है। बच्ची को जमीन पर गिरा गिरा कर पीट रही है, उसके हाथों को खींच रही है। बच्ची उससे दूर जाने की कोशिश करती है, लेकिन वो उसे छोड़ती नहीं है, उसे पीटती रहती है, जिससे बच्ची में दहशत भर गई। वो डर गई, वो सहम गई। किसने मारा है? क्यों मारा था? इस पूरे घटनाक्रम का खुलासा भी नहीं होता, लेकिन बच्ची के गालों पर चोट के निशान ने उसकी मां की निगाहों में एक संदेह पैदा किया। जब बच्ची से पूछा तो वो यही कहती रही कि मैम ने मारा है, लेकिन इसकी तह तक जाने के लिए माता पिता स्कूल गए, सीसीटीवी फुटेज खंगाले गए तो सारी सच्चाई बाहर आ गई। फिर ये हम लोग को घर आके फिर ये बताती भी रहेगी कि मैम मारी है और पीठ पे मारी है, पेट पे मारी है, और ऐसे उसको फिर लेटा के हम लोग फिर रिकॉर्डिंग देखा गया स्कूल जाकर, तो फिर सारा मतलब लेटा कर इनको मारा गया है। कारण कुछ नहीं, ये रो रही थी जब मतलब बाहर जाने के लिए, इस वजह से उसको मार दिया गया। तो हमको बताया गया कि इनके चोट वोट आई है गाल आल पे हर जगह। तो हमने पूछा कैसे आई, तो उन्होंने कहा कि बच्चा है प्रथम नाम का, तो उन्होंने इनको हाथ को तनातनी हुई है तो उसमें इनको चोट लग गई। फिर 2 मैडम आई जो वहाँ पढ़ाती हैं, गिफ्ट लेके आई हमारे पास कि ये बच्चे के लिए है, और ऐसा है कि हमारे मैडम ने मारा, बच्चे ने नहीं मारा था, और वो मैडम को हमने हटा दिया है। फिर जब फोर्स किया गया, जब उन्होंने वीडियो भी खंगाला तो पता चला कि जो वर्षा दीक्षित, जो उन 2 टीचर में से ही एक ने मारा था। स्कूल को शिक्षा का मंदिर कहा जाता है। उस पाठशाला में अगर शिक्षक ही ऐसा करने लगेंगे तो बच्चे जो कच्ची मिट्टी के घड़े जैसे होते हैं, उनके जहन में तो जिंदगी भर के लिए दहशत भर जाएगी। शिक्षक का धर्म होता है बच्चों को अच्छी शिक्षा देना, अच्छा व्यवहार करना, जिससे बच्चे भी वही सीखें, क्योंकि बच्चा जो देखता है वही सीखता है। लेकिन इस तरह बच्चों को मारा पीटा जाएगा तो ये देश के साथ खिलवाड़ है, क्योंकि यही बच्चे आने वाले भविष्य में देश के लिए नाम रोशन करेंगे। उनके साथ ऐसा बर्ताव राष्ट्र हित में कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। एक ही बात कहूंगा मैं आप लोगों से, अगर आपके बच्चे भी प्ले स्कूल जाते हैं या किसी स्कूल में जाते हैं तो आप ख्याल रखिए, ये शिक्षक जो वहां पर काम कर रहे हैं उन पर पूरा भरोसा करना भी आजकल ठीक नहीं है। खबरों में आगे बढ़ेंगे और एक और खबर आपके लिए लेकर आया हूं। ये जो दिख रहा है आपको, ये छांगुर है, छांगुर। मैं कहूंगा कि देश के गद्दार अलग अलग नकाब पहनकर हमारे बीच में आ रहे हैं, उसमें से एक है ये छांगुर। ये हमारे बीच में छिपे हुए हैं, कोई समाज के लिए आदर्श बना हुआ है तो कोई मजहब की दुकान चलाकर बाबा बन गया है। और ये छांगुर कोई बाबा नहीं है, मैं पहले ही बता दूं आपको।
छांगुर ने लोगों को फंसाया अपने जाल में और इसने देश को धोखा दिया है। आज मैं ऐसे लोगों से सीधी बात कर रहा हूं जो लोग ऐसे छांगुर के छूमंतर में फंस जाते हैं, इसके छलावे में फंस जाते हैं। अरे आप किसी भी धर्म के हो, आप ऊपर वाले से डायरेक्ट कनेक्ट करिए ना। ये बीच में ये लोग कहां से आ गए? और ये लोग तो धर्मांतरण की दुकान चला रहे हैं, अवैध धर्मांतरण की, लड़कियों को जाल में फंसा रहे हैं। ये छांगुर, इसकी पूरी सच्चाई आपको पता है। ये छलावा कर रहा था आपके साथ। पहली बात तो ये कि इसका नाम जो छांगुर है, छांगुर, ये छांगुर भी जाली नाम है इसका। इसका नाम है जलालुद्दीन। जलालुद्दीन जिसका नाम है, बताइए वो बाबा कैसे हो सकता है? ये इस्लाम की प्रचार के आड़ में देश के दुश्मनों के साथ मिल गया। सोचिए जरा आप। और हमारे देश में कई लोग इसके जाल में फंस गए। ये इस्लामिक राष्ट्र बनाना चाहता था, ना जाने इसका ये खेल कब से चल रहा था। अब आप लोग कह रहे होंगे कि इतने दिन बाद इसका खुलासा कैसे हुआ है? अरे मैं भी यही सोच रहा हूं, इतने दिन पकड़ने में देरी क्यों की गई? इसे तो पहले ही दबोच लेना था। लेकिन अब ये पकड़ में आ गया है, ये अच्छी बात है। और अब आज इसकी एजेंसीज खबर ले रही हैं। और ये भी बता दूं आपको, जो अधिकारी अब तक हीला हवाली कर रहे थे, बाबा इस पर तो एक्शन ले ही रहे हैं, उन अधिकारियों पर भी एक्शन की तैयारी है जो लापरवाही बरत रहे थे। लेकिन अगर ये पकड़ में नहीं आता तो सोचिए क्या होता। अगर इस पर शिकंजा ना कसता तो क्या होता? ये कह रहा था कि हर घर पर इस्लामिक झंडा लगा दूंगा। बताइए, ये हमारे राष्ट्र के साथ गद्दारी नहीं तो क्या है? आपको एक बात बताऊं, नेपाल से सटे उत्तर प्रदेश के कुछ जिले हैं, उसमें से एक जिला है बलरामपुर। यहां पर ये जलालुद्दीन की गैंग काम करती है और वहां से देश के अलग अलग हिस्सों तक पहुंच जाते हैं। ये लोग धर्मांतरण का गैंग चलाते हैं, रेड कार्ड है इनका बराबर। लेकिन आज मैं ये छांगुर के छलावे को छू मंतर करने वाली इसकी साजिश से पर्दा उठा रहा हूं। इसकी जो साजिश है वो अब सामने आ गई है और इसको बेनकाब करने वाली ये रिपोर्ट आपको जरूर देखनी चाहिए। आगजनी करते समय अचानक उसका गमछा निकला। आगजनी करते करते उसके मुंह से निकल पड़ा या अल्लाह। क्या भारत को जातियों में बांटने का षड्यंत्र रचा जा रहा है? क्या भारत की एकता को तोड़ने की साजिश की जा रही है? क्या सनातनी चोला ओढ़कर हिंदुओं को बदनाम करने का जिहादी खेल खेला जा रहा है? आज राष्ट्र सर्वोपरि में यह सवाल पूछना जरूरी हो गया है। और ये सवाल इसलिए भी सर्वोपरि है क्योंकि देश के अंदर बैठकर कुछ लोग देश से गद्दारी कर रहे हैं। जिस थाली में खाना खा रहे हैं उसी थाली में छेद कर रहे हैं। जिहादी गैंग भगवा चोला ओढ़कर सनातन को बदनाम करने की साजिश कर रहा है। ये हम नहीं बल्कि खुद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने खुलासा किया है। 3 वर्ष पहले की एक घटना है। एक जगह एक आगजनी की घटना घटित हुई। तो मैंने कहा यार देखो, ये आगजनी की घटना दिखाती है, इसकी प्रकृति दिखाती है कि इस समुदाय ने नहीं किया होगा। पुलिस वहां कार्रवाई करे। मैंने कहा देखो कार्रवाई थोड़ा रोको, देखो मैं बताता हूं अभी। मैंने कहा उसके पूरे वीडियो फुटेज निकालो। आगजनी करने वाला एक व्यक्ति वह केसरिया गमछा बांधा हुआ है, लेकिन आगजनी करते समय अचानक उसका गमछा निकला। आगजनी करते करते उसके मुंह से निकल पड़ा या अल्लाह। तो मैंने कहा देखो, इस समुदाय हिंदुओं की एक जाति को बदनाम करने के लिए किस शरारत के तहत गमछा बांध करके और पूरी व्यवस्था को अपमानित कर रहा है। देश के अंदर हिंदुओं को मुस्लिम से और मुस्लिमों को हिंदुओं के खिलाफ भड़काया जा रहा है। हिंदुओं को आपस में लड़ाया जा रहा है। उनकी जाति बताई जा रही है। एक जाति को दूसरी जाति के खिलाफ उकसाया जा रहा है। और इसका सबसे बड़ा उदाहरण आपके सामने इटावा चोटी कांड है, जिसकी तस्वीरें आपने देखी होंगी। कैसे जातियां बताकर राजनीतिक रोटियां सेकी गई, सोशल मीडिया पर फेक अकाउंट बनाकर भ्रम फैलाया गया और सीएम योगी आदित्यनाथ बार बार इससे बचने के लिए कह रहे हैं। जो फेक अकाउंट बनाते हैं सोशल मीडिया में और फिर उसके बाद जातीय संघर्ष की स्थिति को पैदा करते हैं,
एक जाति को दूसरी जाति से लड़ाने का काम करते हैं। देश के अंदर बैठकर देश के खिलाफ गद्दारी करने वाले, देश को आतंक की आग में झोंकने वाले ऐसे कई लोग हैं और इसमें सबसे बड़ा नाम छांगुर उर्फ जलालुद्दीन का है, जो यूपी के ही बलरामपुर में बैठकर धर्मांतरण का खेल खेल रहा था। भारत को मुस्लिम राष्ट्र बनाना चाहता था, हर घर पर इस्लामिक झंडा देखना चाहता था। इसके लिए वो धर्मांतरण कर महिलाओं की ऐसी फौज तैयार कर रहा था जो देश में आतंकी गतिविधियों में शामिल हो सके। जानकारी तो ये भी है कि छांगुर का दिल्ली, बिहार, हरियाणा, महाराष्ट्र, गुजरात तक नेटवर्क फैला हुआ था, जो अब तक 5000 से ज्यादा लड़कियों का धर्मांतरण करा चुका था। इतना ही नहीं, धर्मांतरण कर आईएसआई एजेंट से लड़कियों का निकाह करवाता। छांगुर अपनी बिल्डिंग में भी आतंकी ट्रेनिंग कैंप बनाए हुए था। इन सब के बदले में मिलने वाली विदेशी फंडिंग से उसने करोड़ों का साम्राज्य बना लिया। सिर्फ इतना ही नहीं, कहा तो ये भी जा रहा है कि जलालुद्दीन उर्फ छांगुर का अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम से भी कनेक्शन था। छांगुर के अगर शिकार देखें तो तकरीबन 5000 के ऊपर छांगुर के शिकार हो चुके होंगे, जो धर्मांतरण कराया होगा लड़कियों का। और वहाँ पे जब जिस परिवार ने मेरा शोषण किया, जिसके जरिए छांगुर जुड़ा हुआ था, तो इस परिवार ने कम से कम 10 से ऊपर लड़कियों का धर्मांतरण कराया है। इनका काम अगर देखें, इनके परिवार का काम देखें, तो ये 40 साल पुराना धर्मांतरण का कार्य चल रहा है। इसलिए हम बार बार कह रहे हैं, सावधान हो जाइए। अपने आसपास रहने वाले ऐसे देश के गद्दारों को देखिए, उनकी गतिविधियों और उनके सोशल मीडिया पर नजर रखिए, क्योंकि ये ऐसे दीमक बन गए हैं जो देश को खोखला करने में जुटे हैं। ये छांगुर की तो आज हमने बात कर ली, इसका खेल हमारी एजेंसीज खत्म कर रही हैं, पूछताछ कर रही हैं। अब खबरों में आगे बढ़ूंगा। एक तरफ एजेंसीज ठीक काम कर रही हैं, लेकिन कुछ लोग वर्दी का अपमान करने से पीछे नहीं हटते। नशे में खाकी वर्दी की आज आपको तस्वीर दिखाने वाला हूं। सोचिए जरा, खाकी वर्दी पहना हुआ पुलिस वाला नशा करके आ गया है। अरे वर्दी का अपमान मत करिए आप वर्दी का अपमान कर रहे हैं, आप लोगों पर हुक्म चला रहे हैं। सोचिए जरा आप। मैं एक बात कहना चाहता हूं ऐसे लोगों से, वर्दी पहनना कई लोगों का सपना होता है, सपना। मेहनत करते हैं दिन रात, दौड़ते हैं ग्राउंड में, प्रैक्टिस करते हैं, पढ़ते हैं, तब जाकर वर्दी मिलती है। लेकिन जिनको वर्दी मिल गई है वो इसका मोल भूल गए हैं, और आज राष्ट्र सर्वोपरि में उन्हें इस वर्दी का मोल याद दिला रहा हूं। और जो मैं पुलिस वाले की तस्वीर आपको दिखाऊंगा, ये गुंडाई कर रहा है, ये गाड़ी दौड़ा रहा है सड़क पर। सोचिए आप, गाड़ियों के कांच फोड़ रहा है और पहना है वर्दी, नशे में धुत है ये। लेकिन मैं कहना चाहता हूं एक बात कि अगर गुंडाई करनी थी तो वर्दी क्यों पहनी? उतार दो इसे, क्यों पहनी वर्दी? और एक बात और कहना चाहता हूं, ये पुलिस वाला और इसके जो वरिष्ठ अधिकारी, आला अधिकारी, बड़े अधिकारी, वो ये तस्वीर जरूर देख लें, आप लोग पहुंचा देना। क्योंकि अगर ये पुलिस वाला जो वर्दी का अपमान कर रहा है, जो लोगों पर हुक्म चला रहा है, जो नशे में धुत होकर लोगों को परेशान कर रहा है, जनता की सेवा करने के बजाय ये उनको परेशान कर रहा है, इसको सस्पेंड जरूर करिएगा आप लोग, जो बड़े अधिकारी हैं उनसे कह रहा हूं, क्योंकि इसको सजा मिलनी चाहिए। इसने सिर्फ और सिर्फ जनता को परेशान नहीं किया, ये अपने कर्तव्य का पालन नहीं कर रहा है, ये वर्दी का अपमान कर रहा है, और ये आप लोगों का भी अपमान कर रहा है। आप इसके सीनियर हैं, अगर आप इसे सस्पेंड नहीं करेंगे तो जनता में क्या संदेश जाएगा, यह आपको खुद सोचना होगा। लेकिन लोग जिस वर्दी पर विश्वास करते हैं, कैसे अपमान कर दिया है वर्दीधारी ने, वो आपको दिखाता हूं। खाकी जनता की रक्षा के लिए होती है, जनता की समस्याओं के समाधान के लिए होती है, जनता के दिए गए टैक्स के पैसों से ही इनकी सैलरी आती है। लेकिन जब यही खाकी जनता के लिए श्राप बन जाए तो क्या कहेंगे? यही वर्दीधारी जब नशे के खिलाफ एक्शन करने के बजाय खुद नशेड़ी बन जाएं तो क्या कहेंगे? जब यही खाकी वाले खुलेआम सड़कों पर गुंडागर्दी करने लग जाएं तब क्या कहेंगे? और जब यही खाकी वाले नशे में धुत होकर लोगों को कुचलने की कोशिश करने लग जाएं तो आप क्या कहेंगे?
हम तो आपको मध्य प्रदेश के ग्वालियर की तस्वीर दिखा रहे हैं, तो पहले आप कुछ सुन भी लीजिए। पिताजी आ रहे, चलो। दारू पी के कहाँ तोड़ रहे हो तुम? दारू पी के कहाँ तोड़ रहे हो तुम? नहीं, कोई साइड में नहीं होगी भाई साहब, कोई साइड में नहीं होगी भाई साहब। देखो दारू पी के तमाशे कर रहे हो। पहले देखा और अब सुन भी लिया आपने। दारू पीकर सड़कों पर तमाशा कर रहे हैं। मूंछों को अभिनंदन की तरह रख लेने से कोई वर्दी वाला अभिनंदन नहीं बन जाता। एक बॉर्डर पार आतंकियों के छक्के छुड़ा कर आया था और दूसरा अभिनंदन की तरह मूंछें रखकर उनकी छवि पर दाग लगा रहा है। और जब लोगों ने कांच तोड़ने के लिए घेरा तो महाराज साफ मुकर गए। दारू पी के कैसे लगवा रहे हो? किसने की तुम्हें? गाड़ी का रिकॉर्डिंग पड़ी, गाड़ी नहीं जाएगी यहाँ से। दरअसल ग्वालियर में वीआईपी मूवमेंट के दौरान पटेल नगर में मर्सिडीज गाड़ी में बैठकर दरोगा प्रशांत शर्मा पहुंच गए और नशे में खूब हंगामा किया। कई लोगों की गाड़ियों के शीशे को तोड़ दिया। जब एक युवक ने रोका तो मर्सिडीज के बोनट पर लटकाकर 500 मीटर तक घसीट दिया। एसपी ऑफिस से महज 50 कदम की दूरी पर यह सब होता रहा। जनता परेशान होती रही और वर्दी वाले साहब इसके बाद फरार हो गए। अब आपको एक ऐसी ही और तस्वीर दिखाते हैं। ये तस्वीर उत्तर प्रदेश के अंबेडकर नगर की। कुछ महिलाएं सड़क पर बेसुध पड़ी हैं और कुछ पुलिसकर्मी एक युवक को अपने साथ ले जाने की कोशिश कर रहे हैं और उनकी महिलाओं के साथ झड़प होती है। महिलाएं इसका विरोध कर रही हैं। मामला कुछ भी हो, लेकिन सवाल वही है कि वर्दी वालों को ऐसी गुंडाई करने का हक किसने दिया? ये वर्दी वाले गुंडे बनकर क्यों हरकतें कर रहे हैं? फिल्म देखकर सिंघम बनने की आखिर क्या जरूरत को गुस्से से लाल कर जरूरत है? आखिर जनता की सेवा के लिए आपको लगाया गया है, समस्याओं के समाधान के लिए तैनात किया गया है, तो उसी जनता के साथ ऐसा बर्ताव क्यों किया जा रहा है? राष्ट्र सर्वोपरि में सवाल हम बार बार पूछेंगे, क्योंकि हमारे लिए देश और जनता सर्वोपरि है। आपसे जुड़ी हुई खबरें दिखाते हैं और इस समय बारिश का मौसम चल रहा है। जगह जगह से हमारे पास तस्वीर आती है। आपके इलाके में भी कहीं बारिश हो रही होगी, कहीं नहीं हो रही। आप गर्मी से तो परेशान रहते हैं, लेकिन अब बारिश भी परेशान करने लगी है। आपको पता है बारिश में परेशानी क्यों होती है? क्योंकि अधिकारी, प्रशासनिक अधिकारी ठीक तरह से काम नहीं करते। इनको जो काम दिया जाता है ना, ये ठीक तरह से अगर कर लें तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन आज बारिश कैसे आफत की बारिश बन गई है और उसमें भी इन अधिकारियों की काम चोरी साफ झलक रही है। ऐसी काम चोरी इन्होंने की है जो कई बच्चों की जान पर भारी पड़ गई। देखिए जरा तस्वीर आपको दिखा रहा हूं। ये तस्वीरें सिस्टम की नाकामी का सबूत है। ये तस्वीरें इस सिस्टम में दीमक की गवाही दे रही हैं। ये तस्वीरें बता रही हैं कि सिस्टम चादर ताने 24 घंटे सो रहा है। किसी की जान जाए तो जाए, सिस्टम को क्या? देश विकास पथ से पीछे जाता जाए, सिस्टम को क्या? ये तस्वीरें तो यही बताती हैं। राजस्थान के राजसमंद की ये तस्वीरें हैं। जहां सूखा पड़ता है वहां सिस्टम की नाकामी के कारण बाढ़ जैसे हालात बन गए। सड़कों पर पानी ऐसे बह रहा है मानो बादल फट गया है। सड़क का तो वहां कोई नामो निशान तक नहीं दिखाई दिया। कहां सड़क है और कहां नहीं, इसका पता भी नहीं चला। अगर स्कूली छात्रों की गाड़ी पानी में सैलाब के बीचों बीच ना फंसती तो किसी को अंदाजा भी नहीं होता। ये तस्वीरें देखने में जितनी भयावह हैं, उससे कई गुना ज्यादा खौफनाक वहां फंसे रहना है। आखिर जिंदगी और मौत का सवाल है। बताया जा रहा है कि राजसमंद में तालाब के फूटने से पानी सड़क पर आ गया, निचले इलाकों की तरफ बढ़ने लगा। पानी का तेज बहाव स्कूल की इस गाड़ी को भी अपने साथ ले गया। इस गाड़ी में 3 बच्चों के अलावा 3 और लोग भी थे जो पानी के बहाव के बीचों बीच फंस गए। 2 लोग किसी तरह ऊंचाई तक आ भी गए, कहीं से कोई मदद मिल जाए, लेकिन खाली हाथ रह गए। इस घटना की जानकारी किसी तरह एनडीआरएफ की टीम को लगी तो पानी के बहाव में फंसे छात्रों को बचाने का अभियान शुरू किया गया। करीब 1 घंटे के संघर्ष के बाद स्कूल की गाड़ी को बमुश्किल रेस्क्यू किया गया, जिसके बाद सबकी जान में जान आई। लेकिन सवाल ये खड़ा होता है कि बारिश से पहले तालाब का गहरीकरण क्यों नहीं किया गया? जब पता था कि आने वाले दिनों में बारिश होगी, हालात बिगड़ सकते हैं, तो क्यों इसके लिए प्रशासन ने तैयारी नहीं की?
क्यों तालाब को गहरा नहीं किया गया, जबकि जनता जो टैक्स देती है उससे सिस्टम में बैठे इन लोगों को वेतन मिलता है और ये लोग इसे डकार जाते हैं। जब बारी काम की आती है तो ये भूल जाते हैं। इसकी वजह से ऐसे हालात बने और मासूमों की जिंदगी मुश्किल में फंस गई। लेकिन सिस्टम की लापरवाही किसी एक जगह नहीं, आसमान से पानी क्या बरसने लगा। जनता का पैसा भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ाने वालों की पोल खुलने लगी। मध्य प्रदेश के मऊगंज जिले में देखिए कैसे देश का विकास पानी में बहता नजर आया। पानी में बहता ये यात्री प्रतीक्षालय है जो नाव की तरह बह रहा है। इसने प्रतीक्षालय की क्वालिटी की पोल खोल दी। बताया कि करोड़ों की लागत से जो प्रतीक्षालय बनाया गया था उसमें कितना पैसा अधिकारियों और सफेद पोशों ने मिलकर अपनी जेब में भर लिया। किसी एक जगह की बात हो तो समझ में आता है कि गलती से रह गया, लेकिन मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के हालात भी कुछ खास नहीं। भारी बारिश के बाद सबसे ज्यादा व्यस्त सड़क पर 10 फीट का गहरा गड्ढा बन गया। ये जो गड्ढा देख रहे हैं विशालकाय, इसमें एक परिवार समा सकता था। छोटे छोटे बच्चे निकल रहे हैं यहाँ से, वो इसमें मर सकते थे। पीडब्ल्यूडी मंत्री राकेश सिंह तो कह चुके हैं कि जब तक सड़कें रहेंगी तब तक गड्ढे रहेंगे, तो इनसे तो आप क्या ही उम्मीद लगाएंगे। जब तक सड़कें रहेंगी तब तक गड्ढे होते रहेंगे। अभी तो जरा राज्य मुझे बता सकते हैं आप लोग कि कौन सा ऐसा राज्य है जहां पर सड़कों पे भी गड्ढे नहीं हुए। मंत्री को यह समझना होगा कि यह बहुत बढ़ाई का काम नहीं है जिस तरह से आप बयान दे रहे हैं। मंत्री जी और नगर निगम को यह समझना होगा, इनका काम जनता को सुविधा देना है। वो जनता जो इन्हें चुनती है, पावर दिलाती है, ये पावर दी ही इसलिए गई है ताकि आप देश का विकास कर सकें, जनता के काम आए। लेकिन अगर मंत्री जी इस तरह की बयानबाजी करेंगे तो इनकी कुर्सी ज्यादा दिन तक बचने वाली नहीं है। राष्ट्र सर्वोपरि रखकर ही आपको काम करना होगा, तभी राष्ट्र बढ़ेगा और समस्याओं का निदान होगा। दर्शकों, राष्ट्र सर्वोपरि में आज के लिए इतना ही, लेकिन आपको एक जानकारी दे दें। आपके लिए राष्ट्रवादी समूह फिर से आ रहा है और राष्ट्रवादी समूह से अगर आपको जुड़ना है तो इंतजार मत करिए, हमें व्हाट्सएप करिए, ईमेल भेजिए, क्योंकि 19 जुलाई की तारीख आ गई है। अर्नब गोस्वामी आपसे खुद मिलेंगे। जो लोग इस राष्ट्रवादी समूह से जुड़ना चाहते हैं वो हमें लिख भेज सकते हैं ईमेल पर और व्हाट्सएप कर सकते हैं। फिलहाल राष्ट्र सर्वोपरि में इतना ही, रुक रहे हैं एक छोटा। अब आया असली स्वाद। अब आया स्वाद। जब स्वाद के पड़े हो लाले तो MDH का चंकी चाट मसाला डालें। MDH का चंकी चाट मसाला। MDH